डोर बेल बजी तो विवेक ने उठकर दरवाजा खोला। अरे निकिता तुम? उसने हैरानी से पूछा। विवेक, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए बिना बताए तुम्हारे घर चली आई। अच्छा किया जो आ गई। आओ अंदर आओ, विवेक ने कहा और फिर निकिता को ड्राइंग रूम में बिठाकर पत्नी सुरभि को बुलाने अंदर चला गया। निकिता मुंबई में अकेली रहती थी। करीब 4 महीने पहले ही उसके ऑफिस जाते समय बस में विवेक से मुलाकात हुई थी। फिर एक दिन शाम को इत्तेफाक से उनकी मुलाकात बस स्टॉप पर हो गई। निकिता काफी देर से बस का इंतजार कर रही थी। विवेक उधर से ही अपनी मोटरसाइकिल से गुजर रहा था। उसे देखकर रुक गया। विवेक के आग्रह पर वह उसके साथ चलने को तैयार हो गई। निकिता, तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला तो होगा ना? विवेक ने यूं ही बातों बातों में पूछ लिया। नहीं, मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार या जान पहचान नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना दोस्त समझ कोई भी जरूरत पड़ने पर बेहिचक कह सकती हो। हाँ जरूर, निकिता बोली। फिर विवेक ने उसे अपने परिवार के बारे में बता दिया। रात को वो पलंग पर लेटी तो विवेक के बारे में देर तक सोचती रही। उसके साथ उसे मेल जोल बढ़ाना चाहिए या नहीं। हालांकि उसे विवेक की स्पष्टवादिता पसंद आई थी। ऐसे तमाम पुरुष होते हैं जो शादीशुदा होते हुए भी लड़कियों से ये कहकर दोस्ती करते हैं कि वे अनमैरिड हैं, या फिर ऐसे लोग लड़कियों से दोस्ती करने को उत्सुक रहते हैं जिनकी अपनी पत्नी से मनमुटाव चलती रहती है। पर विवेक के साथ ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके लिए तो अच्छा ही होगा कि यहाँ कोई पहचानने वाला तो रहेगा। फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। कभी कभार फोन पर बात कर लेते या कभी साथ बैठकर चाय नाश्ता कर लेते। विवेक थोड़ी देर में लौटा। साथ में विवेक की पत्नी सुरभि भी थी। बोला, निकिता, ये है मेरी पत्नी सुरभि, और सुरभि, ये है निकिता मेरी दोस्त। हाय सुरभि, निकिता ने मुस्कुराकर कहा। हेलो, सुरभि ने सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। विवेक भी उसके बगल में बैठ गया। एक्सक्यूज मी, जरा अदिति को देख लूं, कल उसका टेस्ट है। 5 मिनट बाद ही उठते हुए सुरभि बोली। एक्सक्यूज मी, जरा अदिति को देख लूं, कल उसका टेस्ट है। 5 मिनट बाद ही उठते हुए सुरभि बोली। विवेक निकिता से इधर उधर की बातें करने लगा। फिर वह सुरभि से चाय नाश्ता लाने के लिए बोलने अंदर बेडरूम में आया। सुरभि, ये क्या तमीज है? निकिता, अदिति को पढ़ाने के बहाने तुम अंदर चली आई और यहाँ आकर मैगजीन पढ़ रही हो। खैर, अब कम से कम चाय नाश्ता तो बना ही सकती हो। विवेक धीरे से बोल रहा था, पर निकिता तक आवाज साफ जा रही थी। विवेक, तुमने पहले तो मुझे नहीं बताया कि कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है, सुरभि कह रही थी। सुरभि, मैंने तुम्हें निकिता के बारे में बताया तो था। विवेक, मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता है कि वह घर तक आ जाएगी, और वह भी मेरे रहते हुए, सुरभि ने गुस्से से कहा। सुरभि, मैं तो तुम्हें समझदार समझता था, पर तुम तो मुझ पर शक कर रही हो, विवेक ने कहा। अब कोई लड़की तुमसे घर पर मिलने आए तो मैं क्या सोचूं? निकिता सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। दोस्त? कोई भी रिश्ता बनाने के लिए ये नाम काफी अच्छा होता है, सुरभि ने कहा। शट अप, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बकवास करते हुए? तुम इतनी गिरी सोच की हो, मैं सोच भी नहीं सकता था, विवेक ने कहा। तुम्हें भी तो शर्म नहीं आई, पत्नी और बेटी के होते हुए दूसरी लड़की से रिश्ता रखते हुए, सुरभि गुस्से से बोली। सुरभि, बंद करो ये बकवास, जाओ चाय बना दो, विवेक उसकी बात काटते हुए बोला। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए चाय बनाऊं? कभी नहीं, सुरभि ने साफ मना कर दिया। नेहा को इस समय समझाना या उससे रिक्वेस्ट करना बेकार समझकर विवेक खुद ही किचन में चला गया। थोड़ी ही देर में चाय की ट्रे लेकर वह ड्राइंग रूम में आया। विवेक, तुम क्यों परेशान हुए? निकिता बोली। विवेक व सुरभि की बातें सुन उसका मन कसैला हो उठा था, पर अपने हाव भाव से वह दिखाना नहीं चाहती थी कि उसने उनकी बातें सुन ली है। वह विवेक को अपने सामने शर्मिंदा नहीं होने देना चाहती थी। निकिता, अदिति को 1-2 लेसन समझ में नहीं आ रहे थे, सुरभि उन्हें समझा रही है। कल उसका टेस्ट है, इसलिए मैंने ही चाय बना ली, विवेक ने होठों पर नकली मुस्कान लाते हुए कहा। चलो आज तुम्हारे हाथ की चाय पी जाए, निकिता कप उठाते हुए बोली। चाय पीकर वह जरूरी काम याद आ जाने के बहाने घर लौट आई। निकिता रास्ते भर सुरभि के बारे में सोचती रही। विवेक कहता था कि वो बहुत समझदार है, लगता है अभी तक उसे नहीं समझ पाया। आज सुरभि ने जैसा बर्ताव किया उससे तो यही लगता है कि वह कितनी छोटी सोच वाली है। खैर, चाहे जैसी भी हो, है तो विवेक की पत्नी। यदि उसे पसंद नहीं तो विवेक से कोई भी संबंध नहीं रखेगी वह। उसकी वजह से उनके रिश्ते में कोई दरार पड़े ये ठीक नहीं। निकिता को गेट तक छोड़ विवेक अंदर आया तो अंदर का सीन देखकर वह हैरान रह गया। सुरभि जल्दी जल्दी अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बैग में रखती जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। सुरभि, ये क्या कर रही हो तुम? उसने आश्चर्य से पूछा। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, अच्छा होगा हम अपने रास्ते अलग कर ले। सुरभि, ये क्या बेवकूफ़ी भरी हरकत कर रही हो, विवेक ने कहा। बेवकूफ़ी मैं नहीं कर रही, आपने की है, जो बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की से रिश्ता बनाया। चुप रहो, जो मन में आ रहा है बोलती जा रही हो, विवेक चिढ़कर बोला। सच्चाई कड़वी ही लगती है, मैं बहुत शरीफ समझती थी आपको, पर आपकी असलियत क्या है अब जान गई हूँ, सुरभि भी तेज आवाज में बोली। सुरभि, क्यों बेवजह बात का बतंगड़ बना रही हो, विवेक ने उसे समझाना चाहा। मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रही हूँ, सच कह रही हूँ। सुरभि, मेरी बात समझने की कोशिश करो, निकिता केवल मेरी दोस्त है। विवेक ने बात पूरी भी नहीं की थी कि सुरभि बीच में ही बोल उठी। मुझे सफाई देने की कोशिश मत करो प्लीज। फिर सुरभि बैग की जिप बंद करते हुए बोली, चलो बेटा, और उसने अदिति की कलाई पकड़ ली। सुरभि, तुम्हें जाना है तो जाओ, अदिति को मत ले जाओ, वैसे भी उसके टेस्ट चल रहे हैं, विवेक ने कहा। अच्छा, मैं यहाँ अपनी बेटी को तुम दोनों की रंगलीलियां देखने के लिए छोड़ दूं? सुरभि आंखें तरेर कर बोली।
विवेक से सुरभि की ये बातें बर्दाश्त ना हुई तो उसने गुस्से में आकर एक थप्पड़ सुरभि के गाल पर जड़ दिया। कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं पर तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं हो, उसने कहा। देखा, एक सड़क छाप आवारा लड़की के लिए अपनी पत्नी को मारने में भी शर्म नहीं आई। सुरभि रोते हुए चीखी। सुरभि, तुमने बदतमीजी की हद पार कर दी है। हद मैंने नहीं तुमने की है, सुरभि बोली और फिर बैग उठाकर अदिति को खींचते हुए बाहर निकल गई। विवेक जानता था कि इस समय सुरभि उसकी कोई बात नहीं मानेगी, इसलिए फिर कुछ ना बोला। सोचा 2-4 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ही लौट आएगी। लेकिन 1 सप्ताह गुजर गया मगर सुरभि ना तो लौट कर आई और ना ही उसने फोन किया। इधर निकिता ने विवेक से फोन पर बात करना भी बंद कर दिया था। बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते समय भीड़ के पीछे कोने में जाकर खड़ी हो जाती थी ताकि विवेक उसे देख ना सके। जब से विवेक से उसकी फ्रेंडशिप हुई थी तब से निकिता उसे सारी बातें शेयर करती थी। कोई भी तकलीफ होती तो वह उसका हल भी सुझा देता, पर अब वह फिर से अकेली हो गई थी, इसीलिए फिर से डायरी को अपना दोस्त बना लिया था। धीरे धीरे सुरभि को गए हुए 20 दिन हो गए तो विवेक को फिक्र होने लगी। वो सोचता था कि सुरभि स्वयं गुस्सा होकर गई है, उसे स्वयं आना चाहिए, पर अब अपनी ही बातें उसे बेतुकी लगने लगी थी। सुरभि की जगह स्वयं को रखकर देखा तो सोचा शायद वह भी वही करता जो सुरभि ने किया। सुरभि उसे सचमुच बहुत प्यार करती है, तभी तो निकिता की दोस्ती बर्दाश्त नहीं हुई। खैर, जो हो गया वो हो गया। वह स्वयं सुरभि को फोन करेगा और जाकर उसे ले आएगा। मन ही मन निश्चय कर विवेक उठा और अपने फोन से सुरभि का नंबर डायल करने लगा। सुरभि के फोन की रिंग जाती रही पर फोन रिसीव ना हुआ। फिर विवेक ने सुरभि के घर का लैंडलाइन नंबर मिलाया। टेलीफोन की घंटी बजी तो फोन सुरभि की मम्मी जया ने उठाया और बोली, हेलो। हेलो मम्मी जी, नमस्ते, सुरभि से बात करनी है। कहाँ है वो? विवेक ने बेहद आदरपूर्वक से कहा। सुरभि को तुमसे कोई बात नहीं करनी है और अच्छा होगा कि तुम दोबारा फोन न करो, जया ने कहा। मम्मी जी, पर क्यों? मेरी बात तो सुनिए पहले प्लीज। विवेक की बात पूरी नहीं हुई थी कि जया ने रिसीवर रख दिया। किसका फोन था? जया, नेहा के पापा, सुरभि के पापा विजय जी ने पूछा। विवेक का था, सुरभि से बात करना चाहता था, जया ने बताया। तो फिर फोन काट क्यों दिया तुमने? विजय ने पूछा। मैंने मना कर दिया, जया ने अभिमान से कहा। मना कर दिया, पर क्यों? सुरभि को आए 20 दिन हो गए हैं, अब उसे अपने घर जाना चाहिए, विजय ने कहा। सुरभि के रहते हुए विवेक ने दूसरी लड़की से रिश्ता बना रखा है, फिर सुरभि वहां क्यों जाए? जया ने भी रोष में भरकर कहा। देखो, विवेक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। जरूर सुरभि को ही कोई गलतफहमी हुई है, विजय ने कहा। वो लड़की सुरभि के रहते हुए घर आती है, जया ने कहा। देखो, इस संबंध में हमें विवेक से बात करनी चाहिए, यदि वो सचमुच गलत होगा तो हम उसे समझाएंगे, विवेक ने कहा। विवेक कोई छोटा बच्चा नहीं है जो उसे समझाया जाए, उसके पास अपना दिमाग नहीं है क्या? जया, ऐसे तो मामला और बिगड़ जाएगा। तुम सोचो, दोनों के बीच की दूरी इस तरह तो और बढ़ जाएगी, कहीं विवेक तलाक के बारे में ना सोचने लगे, विजय ने आशंका व्यक्त की। बात बिगड़ती है तो बिगड़ने दो, सुरभि अनाथ नहीं है, हम सब उसके साथ हैं, वह कहीं नहीं जाएगी, उसे और अदिति को जिंदगी भर रख सकती हूँ मैं, जया ने कहा। उसे और अदिति को जिंदगी भर रख सकती हूँ मैं, जया ने कहा। बात को समझने की कोशिश करो, इस सबसे क्या फायदा? क्यों अपनी जिद के कारण सुरभि का घर उजाड़ने पर तुली हो? तुम्हें तो उसे समझा बुझाकर पति के घर भेजना चाहिए, विजय ने कहा। मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो बेटियों को बोझ समझती है। मैंने सुरभि को बहुत नाजों से पाला है, उसके ही घर में उसकी सौतन आए ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तुम हर बात में जिद क्यों करती हो? सुरभि से भी तो पूछ लो वो क्या चाहती है, विजय ने कहा। सुरभि इतनी समझदार होती तो उसे ये दिन ना देखने पड़ते, वह तो आंख मूंद कर पति पर भरोसा किए बैठी रही। उसके सीधेपन का फायदा उठाकर ही तो विवेक मटर गश्ती करने लगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, पत्नी के सामने हमेशा की तरफ चुप हो जाने वाले विजय ने कहा। वे जानते थे कि जया से बातों में कोई नहीं जीत सकता, दूसरों की बातों को कुर्तकों से काटकर अपनी बात ही साबित करना उसकी आदत है। बात ना बढ़े, लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में अशांति ना फैले, इसलिए वे हमेशा चुप हो जाते थे। लेकिन बेटी का बसा बसाया घर, जया की जीत और सुरभि की बेवकूफी से उजड़ जाने की आशंका से डरकर बोल उठे थे। लेकिन इस बार भी जया के कुतर्कों ने उन्हें परास्त कर दिया। सुरभि कमरे में बैठी मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। उसे लगा माँ सही कह रही है, ना विवेक को फोन करेगी ना खुद जाएगी, तब उसे पता चलेगा। उसकी इस अकड़बाजी से उसका विवाहित जीवन टूट भी सकता है, इसकी उसे कोई चिंता न थी। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। विवेक ने भी अब फोन करना छोड़ दिया था। मोहल्ले से लेकर जान पहचान वालों रिश्तेदारों में ये खबर फैल गई थी कि पता नहीं क्यों सुरभि मायके में पड़ी है, पति के पास नहीं जा रही है। लोग मिलने पर उसे सवाल भी पूछने लगे थे कि क्यों वह मायके में रह रही है। अतः धीरे धीरे सुरभि लोगों से कतराने लगी थी। उसने कहीं निकलना व जान पहचान वाले रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया था। अब सुरभि को विवेक की याद सताने लगी थी। उसे लगता कि उसे विवेक को इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कम से कम उसे एक बार अपनी गलती सुधारने का मौका तो देना चाहिए था। सुरभि, निकिता व विवेक के संबंधों के बारे में सोचती। अब तो वह घर पर नहीं है, उन दोनों को तो और भी छूट मिल गई होगी। दोनों को ही रोकने टोकने वाला कोई नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच विवेक उससे तलाक लेकर निकिता से शादी कर ले। आखिर इतने दिनों से ना उसने फोन किया ना लेने आया। जरूर निकिता से उसकी दोस्ती और बढ़ गई होगी, तभी तो अब फोन तक नहीं करता।
ये सब सोचकर मन ही मन कुड़ती रहती सुरभि, पर खुद अपनी तरफ से ईगो के कारण विवेक को फोन नहीं करती। गलती विवेक ने की और झुके वह, इसमें उसे अपना अपमान लगता। उसका अभिमान, जिसे वह अपना स्वाभिमान समझ रही थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा था। विजय ने बेटी को एक आध बार समझाने की कोशिश की थी, पर वह ध्यान ही नहीं देती थी। देखो सुरभि, विवेक को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, उसे तो बस निकिता से ही मतलब है। सचमुच उन दोनों में संबंध ना होता तो वह तुम्हें इस तरह इग्नोर ना करता। इतने दिनों से तुम्हारी खोज खबर लेने की भी जरूरत ना समझी उसने। जया उसे और भड़काती। माँ मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुरभि बोली, बेटी उसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, विवेक को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, विवेक को इसका मजा जरूर चखाना चाहिए। मैं किसी अच्छे लॉयर से बात करती हूँ। डाइवोर्स का नोटिस पहुंचेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। उस पर दहेज के लिए तुम्हें प्रताड़ित करने और दूसरी औरत से संबंध रखने का आरोप लगेगा, तब पता चलेगा। माँ ये सब करने की क्या जरूरत है, कोई आसान सी तरकीब निकालो ना, जिसमें ज्यादा परेशानी ना हो। कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत खराब होता है, सुरभि ने घबरा कर कहा। सुरभि तुम बहुत भोली हो, जब तक वह खूब परेशान नहीं होगा तब तक सुधरेगा नहीं। देखना तुम कैसे मजबूर हो जाएगा तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगने के लिए। फिर कभी जिंदगी भर किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ आप ठीक कहती हैं मम्मी, सुरभि ने इस सब का परिणाम सोचे बिना कहा। कुरियर वाले ने ऑफिस में विवेक के पर्सनल नाम का लिफाफा पकड़ाया तो सोचने लगा क्या है इसमें। उतावलेपन से पैकेट खोला, पर उसमें से निकलने वाले पेपर को पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। डाइवोर्स के पेपर्स थे, उस पर ऐसे आरोप लगाए गए थे, वह उनके बारे में सपने में भी सोच नहीं सकता था। उसने तुरंत सुरभि का नंबर डायल किया, फिर उधर से फोन काट दिया गया। विवेक ने फिर लैंडलाइन पर मिलाया, रिसीवर जया नहीं उठाया। मम्मी जी सुरभि कहाँ है, मुझे उससे जरूरी बातें करनी है, विवेक ने कहा। वो घर में नहीं है, जया ने झूठ बोलकर फोन काट दिया। विवेक परेशान हो उठा, जरा सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा हो जाएगा उसने कभी सोचा भी ना था। और सुरभि को क्या हो गया जो उससे बात भी नहीं कर रही, जाने किसके बहकावे में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। जरूर मम्मी के इशारे पर चल रही है, जो बद दिमाग है। विवेक शुरू से जानता था उन्हें, तभी तो विजय पापा हमेशा उनके सामने चुप रहते थे, किंतु ये नहीं पता था कि पूरी बात जाने बिना ही अपनी बेटी का घर उजाड़ने को तैयार हो जाएंगी। क्या हुआ विवेक, बहुत परेशान हो, उसके सहयोगी व दोस्त अजय ने पूछा। कुछ नहीं यार, विवेक ने कहा। कुछ तो जरूर है, पर मुझे नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, बता देते तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाता, अजय ने कहा। तो विवेक ने चुपचाप डाइवोर्स के पेपर्स उसे थमा दिए। अरे यार ये तो सरासर अन्याय है तुम्हारे लिए, बिना कुछ किए इतना बड़ा आरोप लगाया गया है तुम पर। लेकिन एक बात बताओ, ये निकिता का चक्कर क्या है, वह तो केवल तुम्हारी दोस्त है ना, अजय बोला। है कहाँ थी, उसी से तो उस दिन से मुलाकात या फोन पर बात ही नहीं हुई जिस दिन से सुरभि मायके गई है, विवेक ने बताया। खैर तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा, अजय ने उसे आश्वासन दिया। शाम को विवेक ऑफिस से जल्दी निकल आया, सोचा किसी अच्छे लॉयर से मिलकर इस परेशानी का हल निकाला जाए। वह मानसिक रूप से बहुत ही परेशान था, उसे तो उस अपराध की सजा मिल रही थी जो उसने किया ही नहीं था। विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था, मन में इतनी उथल पुथल मच रही थी कि सामने से आती कार भी न दिखाई दी और उसकी बाइक उससे टकरा गई। लंच टाइम में निकिता अपने दोस्तों के साथ बैठी लंच कर रही थी, तभी उसकी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नंबर देखा तो विवेक का फोन था। इतने दिनों बाद विवेक उसे क्यों फोन कर रहा है, अब उनके बीच कोई दोस्ती नहीं थी, फिर उसे फोन करने का मतलब। निकिता ने फोन रिसीव ना किया, पर जब लगातार घंटी बजती रही तो अटेंड कर ही लिया। हेलो, वो धीरे से बोली। निकिता मैं यहाँ मेट्रो हॉस्पिटल में हूँ, ऑफिस से लौटते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया, यदि तुम आ सको तो आ जाओ, विवेक ने कहा। ठीक है मैं आती हूँ, निकिता बोली। वह फोन बंद कर दिया। एक्सीडेंट की खबर सुनकर वह हैरान रह गई। भले ही विवेक से उससे संबंध खत्म कर लिया था, लेकिन इस एक्सीडेंट की खबर ने उसे असहज कर दिया। बॉस को बतावा तुरंत ऑफिस से निकल हॉस्पिटल पहुंच गई। विवेक बेड पर लेटा था, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, हाथों व सिर में भी चोटें आई थी। सुरभि कहाँ है विवेक, निकिता ने विवेक के आसपास किसी को न देखकर पूछा तो विवेक ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। निकिता सारी बातें जान आश्चर्यचकित रह गई। विवेक और सुरभि के बीच आज डाइवोर्स की बातें शुरू हो गई, और वे भी उसकी वजह से, और तब जब ऐसा कुछ है भी नहीं। फिलहाल उसने विवेक की देखभाल शुरू कर दी। निकिता अगर मैं जानता था कि सुरभि इतनी छोटी सोच विचारों की है तो मैं उसे तुम्हारे बारे में बताता ही नहीं, विवेक ने कहा। विवेक दवा लेकर सो गया तो निकिता बाहर निकल आई। उसने कुछ सोचा, फिर विवेक के फोन से सुरभि का नंबर लेकर उसे फोन किया। वह विवेक के एक्सीडेंट की खबर दी। कुछ भी हो, सुरभि पत्नी थी विवेक की, अतः घटना की सूचना ने उसे भी दुखी कर दिया। मम्मी किसी रिश्तेदार के घर गई थी, अतः वह अदिति को लेकर तुरंत मुंबई रवाना हो गई। सुबह 10 बजे वह हॉस्पिटल पहुंच गई। निकिता को देखकर उसके तन मदन में आग लग गई, पर फिर विवेक की स्थिति देखकर परेशान हो उठी। सुरभि के आ जाने पर निकिता चली गई। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने व सो ना पाने के कारण वह बुरी तरह थक गई, अतः बिस्तर पर पड़ते ही नींद के आगोश में समा गई। उस दिन रविवार था। निकिता घर में ही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। निकिता, मैं सुरभि, क्या आज घर आ सकती हो, उधर से आवाज आई तो निकिता हैरान रह गई कि सुरभि ने उसे क्यों बुलाया। शायद विवेक और उसे लेकर कोई बातचीत करना चाहती हो, कहीं बेवजह लड़ाई झगड़ा तो नहीं करने वाली। कई विचार उसके मस्तिष्क में आने जाने लगे। फिर भी संयत स्वर में पूछा, सुरभि जी क्या मुझसे कोई काम है आपको? हाँ, मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी, सुरभि ने
कहा वो फोन काट दिया। शाम को निकिता विवेक के घर पहुंची। निकिता, विवेक अंदर है, तुम वही, चलो मैं आती हूँ, सुरभि ने कहा। कैसे हैं आप विवेक? निकिता ने अंदर आकर विवेक से पूछा। आप ठीक हो? विवेक ने मुस्कुराकर कहा। निकिता, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? सुरभि नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आते हुए बोली। निकिता ने पहले विवेक फिर सुरभि की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। निकिता, मैंने तुम्हें व विवेक को गलत समझा था। तुम्हें उन लड़कियों की तरह समझा था जो अपने स्वार्थ व मौज मस्ती के लिए शादीशुदा लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं, फिर चाहे उनकी जिंदगी व उनकी पत्नी की जिंदगी बर्बाद ही क्यों ना हो। पर बुरे समय में तुमने इतनी मदद की, हॉस्पिटल में विवेक की देखभाल की। मैं उसे जान गई हूँ कि तुम वैसी नहीं हो। तुम तो विवेक की अच्छी दोस्त हो, क्योंकि वे स्वार्थी लड़कियां तुम्हारी तरह बिना स्वार्थ किसी की मदद कर ही नहीं सकती। मैंने तुम्हारी डायरी भी पढ़ ली है जो तुम हॉस्पिटल में भूल आई थी। उसमें लिखी बातें पढ़कर मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे और विवेक के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था और कुछ नहीं, और वह भी तुमने इस वजह से खत्म कर लिया ताकि मुझे बुरा ना लगे। और मैं बेवकूफ गलतफहमी में डाइवोर्स तक लेकर अपना बसा बसाया घर उजाड़ने की तैयारी कर बैठी थी। कहते कहते सुरभि सिसक पड़ी। सुरभि जी, आपकी जगह कोई भी होता तो शायद वही करता, निकिता बोली। निकिता, यदि तुम्हारी डायरी ना पड़ी होती तो जाने क्या होता, सुरभि ने सुबकते हुए कहा। समय रहते सब ठीक हो गया। सुरभि जी, अब तो आपको खुश होना चाहिए। ठीक कहती हो निकिता तुम, आज इतने दिनों बाद मन का बोझ खत्म हुआ है, सुरभि ने निकिता का हाथ पकड़ते हुए कहा। विवेक की आंखों में खुशी के भाव साफ नजर आ रहे थे। पत्नी के मन से गलतफहमी जो दूर हो गई थी। महीनों से सूने पड़े घर